जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा 2 फरवरी 2025 को जो पेपर हुआ है, इसमें यूपी जीके और कंप्यूटर के जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें हम व्याख्या के साथ आंसर देखने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में जितने भी पेपर लगे हुए हैं, लाइक है जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, एजीटीए, जेई, फॉरेस्ट गार्ड, स्टेनोग्राफर, उन सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आने वाले टाइम में इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को एक नए आयाम के रूप में दे सकते हैं और इस प्रकार लेवल जो बढ़ रहा है पेपर का, तो आप इस प्रकार अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। और चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एनटीएफएस की तुलना में FAT32 फाइल सिस्टम की विशिष्ट विशेषता क्या है, यानी व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ FAT32 फाइल सिस्टम एज कंपेयर टू एनटीएफएस। देखिए, यह फाइल ट्रांसफ़र करने की, ठीक है, कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करने की एक फीचर होता है। और इसमें एनटीएफएस की बात करें तो एनटीएफएस का पूर्ण रूप होता है, ठीक है, एनटीएफएस तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और जो फैट होता है फाइल एलोकेशन टेबल होता है। तो फाइल ट्रांसफ़र करने के एक पुराना फीचर है, एक नया फीचर है। जो एनटीएफएस है यह नया फीचर है और जो फैट है यह पुराना फीचर है। तो जो FAT32 है, इसमें आप 4 GB तक फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके बाद आप फाइल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन एनटीएफएस में ऐसा कुछ नहीं है। एनटीएफएस में चाहे जितने GB का हो फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसमें एडवांस फीचर है कि सिक्योरिटी प्रदान करता है, ये भी चीज़ें हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुराने सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूलता, यानी बेटर कंपेलेबिलिटी, ठीक है, और विथ ओल्डर सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुराने सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूलता, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, एमएस वर्ड में जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना होता है, इसके लिए होता है Ctrl+D होता है। क्या होता है? Ctrl+D होता है। और आपको एक ऑप्शन में दिख रहा होगा Ctrl+Shift+D, लेकिन Ctrl+Shift और D का अर्थ क्या होता है? एक किसके लिए शॉर्टकट यूज किया जाता है? यह डबल अंडरलाइन अगर सिलेक्टेड है, ठीक है, कोई चीज़ अगर सिलेक्ट है और उसको उसके नीचे डबल अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? Ctrl+Shift+D यूज करते हैं। इसको भी याद रखिएगा। और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+D प्रेस करते हैं, लेकिन डबल अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+Shift+D का यूज करते हैं। और ऐसा आप देख रहे हैं कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+D यूज करते हैं और Ctrl+Shift+D किसके लिए करते हैं? डबल अंडरलाइन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? तो एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं? कोटलिन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर कोटलिन लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, कोटलिन। किसका प्रयोग करते हैं? कोटलिन का प्रयोग करते हैं। अगर इसके अलावा भी जावा भी करते हैं, C++ भी करते हैं, लेकिन अगर बात करें इसके क्रम की, तो सबसे ज़्यादा कोटलिन किया जाता है, उसके बाद जावा किया जाता है, देन C++ का यूज किया जाता है एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क का क्या कार्य होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क का यूज क्या होता है? तो एक आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में डिवाइड करना, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डिवाइड्स एन आईपी एड्रेस इनटू नेटवर्क एंड होस्ट पार्ट, यानी आईपी एड्रेस के जो पार्ट होते हैं, इसमें नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट में कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सबनेट मास्क कहलाता है। क्या कहलाता है? सबनेट मास्क, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करना ही सबनेट मास्क कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा G2C यानी सरकार से नागरिक, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजनशिप ई गवर्नेंस सेवा का एक एग्जाम्पल है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग। ऑनलाइन जो टैक्स फाइलिंग होता है, यह गवर्नमेंट टू सिटीजनशिप का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? जैसे आधार कार्ड वगैरह जो होता है, CSC सेंटर वगैरह, ये भी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है G2C का।
यानी गवर्नमेंट टू सिटीजनशिप का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आरटीओ ऑफिस में जाते होंगे, आरटीओ ऑफिस के जितने काम होते हैं ये भी गवर्नमेंट टू सिटीजनशिप का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन है, कह रहा कि फायरवॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला दिया है कि फायरवॉल केवल इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी करता है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया है कि फायरवॉल अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी अनधिकृत पहुंच को ब्लॉक कर देता है, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है कि फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर अटैक को रोक सकता है। और चौथा दिया है कि फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। यानी दूसरा और ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है कि कैश मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर कैश मेमोरी के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। कैश मेमोरी रैम से तेज होती है, बिल्कुल करेक्ट है। और कैश मेमोरी क्विक एक्सेस के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करती है, ये भी सही है। और कैश मेमोरी केवल सीपीयू के बाहर स्थित हो सकती है, एक चीज़ गलत है, कैश मेमोरी सीपीयू के बाहर और अंदर दोनों स्थित हो सकती है। और कैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, ये गलत है, क्योंकि कैश मेमोरी जो होती है वोलेटाइल होती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एल्गोरिदम का उनके प्राथमिक उद्देश्यों से मिलान करना है। एक तरफ एल्गोरिदम दिया है, एक तरफ उद्देश्य दिया हुआ है, तो यहाँ पर मिलान करना है। कह रहा है कि अगर बात करें यहाँ पर रजिस्ट्रा का एल्गोरिदम क्या होता है, यह ग्राफ क्या करता है सबसे ज़्यादा। देखिए एईएस की बात करें तो यहाँ पर एईएस क्या रूप हो जाता है, एडवांस इंक्रिप्शन एट स्टैंडर्ड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, एईएस का अगर पूर्ण पूछता है तो एडवांस क्या होता है, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस इंक्रिप्शन की बात करें तो बी का पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा। तो आपको किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, ये पहला वाला गलत हो जाएगा और डी वाला गलत हो जाएगा। एईएस का अर्थ क्या हो गया, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड हो गया। और क्विक सॉर्ट का देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्विक सॉर्ट, तो यहाँ पर डेटा को कुशलता सॉर्ट करता है, डेटा को कुशलतापूर्वक सॉर्ट करता है, यानी सी का तीसरा हो जाएगा, सी का तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर देख रहे हैं यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। पहले का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, डी का दूसरा हो जाएगा। और यहाँ पर जो पेज रैंक दिया है इसका क्या हो गया, प्रासंगिकता के आधार पर वेब पेजों को रैंक करता है या पेज रैंक करता है, ठीक है। और इसका इंग्लिश देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एईएस क्या है, यहाँ पर एन्क्रिप्शन डेटा सिक्योरिटी है। और क्विक सॉर्ट क्या है, इफिशियंसी सॉर्ट डेटा है। और पेज रैंक क्या हो जाएगा, रैंक्स वेब पेज बेस्ड ऑन रिलेवेंट हो जाएगा। और डी का यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो था सी वाला करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 74 नंबर कि एसएसडी और एचडीडीएस की तुलना में तेज डेटा एक्सेस पहुंच प्रदान करता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में तेज डेटा एक्सेस पहुंच प्रदान करता है, और बिल्कुल करेक्ट है। और जो कारण दिया है कि एसएसडीएस फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं, जबकि एचडीडीएस यांत्रिक भागों यानी मैकेनिकल पार्ट्स पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर कथन ए सही है, कारण आर गलत है, ये तो नहीं है। अगर सी की बात करें, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और लेकिन कारण आर ये भी गलत है। लेकिन यहाँ पर जो डी वाला दिया है, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। क्वेश्चन का लेवल देखिए, लैंग्वेज बहुत हार्ड लेवल में दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साइबर अटैक और उनकी परिभाषाओं का मिलान करना है। रैंसमवेयर, तो रैंसमवेयर का मतलब क्या होता है, एक तरह से फिरौती मांगना। रैंसमवेयर का अर्थ होता है फिरौती मांगना। तो रैंसम के लिए डेटा को एनक्रिप्ट करता है, क्या करता है, डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है, फिर उसके डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए उसके बदले में पैसा मांगता है। तो रैंसमवेयर के लिए डेटा को एनक्रिप्ट करता है। फिशिंग, डेटा को चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजता है, ये बिल्कुल सही है।
और की लॉगिंग कीबोर्ड इनपुट कैप्चर करता है, और डीडीओस यानी डिस्ट्रीब्यूटर डिनाइल ऑफ सर्विस सर्वर पर ट्रैफिक से ओवरलोड हो जाता है। ये तो पहले का ए और दूसरे का बी और तीसरे का सी एंड डी का चौथा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि डीएनएस के बारे में यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो डीएनएस उपकरणों के बीच सुरक्षित संचार सुनिश्चित करता है, नहीं। और दूसरा दिया, डीएनएस लोकल नेटवर्क होस्ट नेमों का समाधान नहीं करता है, ये भी गलत है। और डीएनएस अनन्य रूप से IPv6 पर चलता है, ये भी गलत है। डीएनएस आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में परिवर्तित करता है, क्या करता है, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का पूर्ण क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। यह आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, और काफ़ी देख रहे हैं डेप्थ लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इतना पूछने का क्या मतलब है पता नहीं क्या है, पता नहीं पीएचडी कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं। हर एक एग्जाम का अपना लेवल होता है, लेकिन ये क्वेश्चन अब देख रहे हैं, क्वेश्चन इस प्रकार पूछ रहे हैं कि पूरा जितना अगर कंप्यूटर साइंस से कोई बीटेक वगैरह किया होगा उस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब जनरली ये किताब किसी भी किताब नाम ले, किसी किताब में नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जनरली या किसी किताब में भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ये बहुत ही डेप्थ लेवल का क्वेश्चन है। एक कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के लिए एक मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बीच निर्णय ले रही है, और कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन के लिए माइक्रो सर्विसेज को प्राथमिकता क्यों दी जा सकती है। अब इसमें देखिए मोनोलिथिक की बात करें, ठीक है, मोनोलिथिक की बात करें, देखिए माइक्रो सर्विसेज की बात करें। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जो है वर्तमान टाइम में जितने भी नेटवर्क फीचर है इसमें माइक्रो सर्विसेज से आर्किटेक्चर का यूज़ किया जा रहा है। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, ऊबर हो गया, इस सब में जो है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अगर मोनोलिथिक एग्जाम्पल की बात करें, देखिए मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज करने वाली सबसे बड़ी कंपनी की बात करें, यह गूगल है, ठीक है, यह गूगल है। तो इसमें दिया है कि मोनोलिथिक सिस्टम माइक्रो सर्विसेज की तुलना में बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। माइक्रो सर्विसेज की तुलना में मोनोलिथिक सिस्टम की तुलना में कम होती है। मोनोलिथिक सिस्टम की तुलना में माइक्रो सर्विसेज डिबग करना आसान है, और माइक्रो सर्विसेज सेवाओं को स्वतंत्र स्केलिंग की अनुमति दी जाती है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो माइक्रो सर्विसेज जो वर्तमान की बात करें करंट टाइम में माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जो है इस समय सबसे बेहतरीन कवरेज कर रहा है। इसमें नेटफ्लिक्स की बात करें, अमेजोन की बात करें, ऊबर की बात करें, ये माइक्रो सर्विसेज के सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है, और यह स्वतंत्र तरीके से स्केलिंग कर रहे हैं, यानी फ्रीली स्केलिंग कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइक्रो सर्विसेज सेवाओं की स्वतंत्र स्केलिंग की अनुमति देता है माइक्रो सर्विसेज, लेकिन मोनोलिथिक नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर है, कह रहा है कि राउटर, यहाँ पर दिया है उपकरण दिया है और उद्देश्य इसका पूछ रहा है। तो मॉडेम का क्या हो जाता है, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश वाला। चलिए यहाँ पर देखिए मॉडेम, तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित करता है, क्या करता है, डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित करता है। और सी का तीसरा हो जाएगा, सी का तीसरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी का तीसरा, यानी इसमें दिया है पहले का चौथा नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देशित करता है राउटर। और स्विच की बात करें, बी का दूसरा उपकरणों को कनेक्ट करता है। मॉडेम की बात करें, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। एक्सेस पॉइंट की बात करें, वाईफाई कवरेज बढ़ाता है, तो डी का पहला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या होता है। यह गणना और तार्किक संक्रियाएं करता है, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रथम कंप्यूटर वायरस कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो पहला कंप्यूटर वायरस जो आया था 1971 में आया था। कब आया था, 1971 में आया था, और उस वायरस का नाम था क्रीपर। क्या था भैया, क्रीपर वायरस था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्रीपर पहला कंप्यूटर वायरस था। नेक्स्ट वन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कंप्यूटर वाला सेगमेंट समाप्त हो गया, अब UPGK की तरफ हम लोग चलते हैं। UPGK की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एंड्रॉइड वाला, ठीक है। एंड्रॉइड वाले को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि उस टाइप में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। आने वाले टाइम में जो एंड्रॉइड के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो एंड्रॉइड के लिए जो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वो कोटलिन वाला, ठीक है। उस टाइप में प्रश्न देखिए अब धीरे धीरे बनने स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन बन रहा है, तो उसको आपको याद रखना है, ठीक है। किस टाइप में प्रश्न आगे बन सकते हैं उसको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अब यूपी जीके वाला जो सेगमेंट है टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यूपी जीके से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 20 क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं और एक एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि घुमा फिरा के देख रहे हैं क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे लेवल का पूछा जा रहा है। और जिस हिसाब से ये लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा कंप्यूटर साइंस जो 4 साल का बीटेक होता है वो पूरा करके कोई बैठेगा तब जाकर कर पाएगा। चलिए यहाँ पर यूपी जी के सॉल्व करते हैं। तो पूछा गया था रजा लाइब्रेरी, ठीक है। अच्छा, रजा लाइब्रेरी से कई बार प्रश्न पूछा गया है और जब एग्ज़ाम का शुरुआत हुआ था लगभग पिछले मंथ में, तब भी रजा लाइब्रेरी से प्रश्न पूछा गया था। तो अगर सरस्वती भवन पुस्तकालय की बात करें तो सरस्वती भवन पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1914 में हुई थी। कब हुई थी? 1914 में। रजा लाइब्रेरी की बात करें तो यह 1874 में, ये रामपुर में है। रजा लाइब्रेरी रामपुर में 1874 में स्थापना हुई। भारतीय भवन पुस्तकालय की बात करें तो भारतीय भवन पुस्तकालय इसकी स्थापना कब हुई? तो यह 1889 में हुई। कब हुई? भारतीय पुस्तकालय भवन की स्थापना 1889 में हुई और इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1864 में हुई। यूपी का सबसे बड़ा पुस्तकालय भी इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी, इसकी स्थापना 1864 में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है और जो कि कोयला आधारित बिजली संयंत्र है? तो यह आपके सोनभद्र में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सोनभद्र। चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया है? तो पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन प्रयागराज में किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है, उत्तर प्रदेश के डैश नृत्य रूप में एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों का एक स्तंभ को संतुलित करती है, या चरकुला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुश्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना एक्स फैक्ट्री लागत डैश जो अधिकतम तक क्रय हो सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब जानना क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक वाहन है, अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसके रेफरेंस में पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15% और 5000। क्या हो जाएगा? 15% और 5000 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है, 15% और 5000। नेक्स्ट वन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत पूछ रहा है। तो 47.71% यानी 47.1% है। 47.71% है। महिलाओं का प्रतिशत कितना है कुल जनसंख्या का? 47.71% है। बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा शैली गायिका कौन सी थी? तो यह रसूलन बाई थी। कौन सी थी? रसूलन बाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूपीएसडब्ल्यूसी की शासकीय संरचना क्या है? तो पहली बात तो यूपीएसडब्ल्यूसी का पूर्ण रूप क्या होता है? यह उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन यानी उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम, इसका पूर्ण रूप होता है। क्या होता है? उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम होता है, यानी उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन होता है। और बात करें इसकी स्थापना की, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये किसके समन्वय से काम करता है? यह केंद्र और राज्य के समन्वय से वर्क करता है। कौन? यूपीएसडब्ल्यूसी। तो आपको क्या चीज़ें यहाँ से अच्छे से याद रखना है? यूपीएसडब्ल्यूसी, यानी आने वाले टाइम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न पूछा है तो आगे हो सकता है यूपीएसडब्ल्यूसी का पूर्ण रूप पूछ ले।
तो UPSWC का पूर्ण रूप होता है उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, यानी उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम होता है। स्थापना की बात करें 1958 में इसकी स्थापना हुई। यह केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त रूप से कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित है। 89 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो भैया लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। ठीक है, याद रखिएगा 31 है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, जो पाँचवा विकल्प अब दे रहा है ना, थोड़ा सा इसमें सबके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जो एक सस्पेंशन रहता था वो सस्पेंशन अब दूर हो गया, मतलब तुक्का लगा भी नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है सबको दिक्कत कर रहा है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किस शहर में किया। तो यह लखनऊ में किया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि शामली की सीमाएं किस राज्य से लगती हैं। तो यह हरियाणा से लगती हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। यहाँ पर गलत जोड़े की पहचान करना है। तो दिया है पहला मोहिरपुर बांध, ये कहाँ पर? सोनभद्र में, बिल्कुल सही है। और पीली बांध की बात करें तो यह बिजनौर में है। लचूरा बांध की बात करें तो ये भी देखिए, इसमें देखिए कन्फ्यूजन इसलिए है, ठीक है, जामनी बांध ललितपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। लचूरा बांध देखिए महोबा में है, और कई बार देखिए झांसी में भी आपको देखने को मिलेगा। और तो इसमें थोड़ा सस्पेंशन हो सकता है। लचूरा बांध झांसी में भी इसका एरिया लगता है और महोबा में भी है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर सी वाला यहाँ पर इनकरेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसका एरिया जो है मैक्सिमम महोबा में लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं, इसकी आपको पहचान करना है। देखिए, एक चीज़ आप दिखा देते हैं, जो हमारी ई बुक है, ई बुक में से, और बाकी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसका हमने टेलीग्राम पर कुछ स्क्रीनशॉट सेंड भी किया था। ठीक है, तो ये जो सर्किट है, सर्किट जैसे रामायण सर्किट हो गया, बौद्ध सर्किट हो गया, कृष्णा सर्किट, उसी प्रकार महाभारत सर्किट से प्रश्न पूछा गया। तो आने वाले टाइम में सर्किट से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। तो हस्तिनापुर आता है महाभारत सर्किट में, लाछागिरी, मथुरा, बरनावा बागपत में आता है, कौशाम्बी, एछत्र, गोंडा, काम्पिल, ये सभी महाभारत सर्किट में आते हैं। अब बात करें जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिए कि महाभारत सर्किट का हिस्सा यहाँ पर कौन सा है, विकल्प आपको बताना है। तो महाभारत सर्किट में इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, इसके वजह से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए, मिशन शक्ति के बारे में आपको बताना है कि इसके बारे में विचार करना है कि कितने कथन सही हैं। देख रहे हैं कितने डेप्थ लेवल का क्वेश्चन पूछा है, कितने डेप्थ लेवल का क्वेश्चन है। तो मिशन शक्ति की बात करें, यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है, बिल्कुल सही है। या इसमें सुरक्षा, संरक्षा, आत्मरक्षा, प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पर 10 दिवसीय संयुक्त कार्यक्रम भी शामिल है, ये भी बिल्कुल सही है। और यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण भी शामिल है। तो 4 कथन तो बिल्कुल सही दिए गए, लेकिन जो तीसरा दिया है इस पर यह 2024 में प्रारंभ हुआ नहीं, इसका मिशन शक्ति का प्रारंभ 2022 में किया गया था। तो इनमें टोटल 4 कथन सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 कथन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा कि UPSRLM, देख रहे हैं कितना डेप्थ लेवल का क्वेश्चन है। UPSRLM ने रिस्क रिडक्शन फंड के तहत SC/ST के आरक्षित सदस्यों के लिए प्रावधान किया है। पता नहीं है UPSSC का पेपर ले रहे हैं कि UPPSC का पेपर ले रहे हैं, इतना डेप्थ लेवल का सब पूछ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2250 है। अब बात करें UPSRLM का पूर्ण रूप जो होता है, यह क्या होता है, इसको भी देख लिए, हो सकता है आगे हम इसमें पूछा जाए प्रश्न यहाँ से कि UPSRLM का पूर्ण रूप क्या होता है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और बात करें UPSRLM की, तो उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है, यानी यहाँ पर ग्रामीण
विकास मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया था। ठीक है, किसके तहत काम करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। और इसका हिंदी में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इसका पूर्ण रूप होता है, UPSRLM का, यानी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। तो यह कौन थे? बख्त खां थे। कौन थे? ठीक है, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, 1857 क्रांति हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से भूमिका किसने निभाई थी? बख्त खां ने निभाई थी। और कमांडर इन चीफ किसने बनाया था? ठीक है, बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को उस समय कमांडर इन चीफ बनाया था 1857 की रिवोल्ट में बिजनौर जिले से। चलिए अगला प्रश्न है 97 नंबर है कि निम्नलिखित में फतवा ए जहांदारी के लेखक कौन है? तो फतवा ए जहांदारी के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए 98 नंबर है कि यहाँ पर सही जोड़ी की पहचान करना है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। झूठा सच किसकी रचना है? यशपाल जी की रचना है। किसकी रचना है? यशपाल जी की। तो आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन रचनाओं से आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन रचना से 100% आ रहा है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि गलत जोड़े की पहचान करिए। चेरो जनजाति वाराणसी में पाई जाती है, बैगा सोनभद्र में, खरवार गोरखपुर में। यहाँ पर कहाँ पाई जाती है? खरवार। देखिए सहरिया कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में। चेरो वाराणसी में। सोनभद्र में बैगा जनजाति पाई जाती है, लेकिन खरवार जो है यह मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और देवरिया, चंदौली, गाजीपुर में पाई जाती है खरवार जनजाति। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर गोरखपुर नहीं होगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? पहले आगरा से इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। तो फ्रेंड्स इतने प्रश्न पूछे गए थे और आप इन सब क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। इस टाइप में आपको तैयारी करना है आगामी जो भी पेपर लगे हुए हैं, ताकि आप बेहतरीन स्कोर कर पाएँ। और फ्रेंड्स हमारी ये ई बुक है, आप इसको लेकर तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन ढंग से। या कंप्यूटर की ई बुक है और देखिए यहाँ पर यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर है। तो इसके लिए आपको करना क्या, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर अगर आप यूपी जीके लेना चाहते हैं और यूपी करंट अफेयर 125 पे इस पर पेमेंट करके अपनी ई बुक ले सकते हैं। जैसे पेमेंट करेंगे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करना है। या व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन पे दोनों नंबर है, इसी पर सेंड करेंगे। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके प्राइवेट व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। अगर आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको 149 रुपये पेमेंट करने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो। बाकी अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियो हो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, टेलीग्राम का भी लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और मस्त रहिए।